बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया। तर्जमान पाक फौज, पाकिस्तान के पेश करदा सबूत आलमी सतह पर भारत बेनकाब। कोरोना के वार जारी, केसेस और अमवात में इजाफा। क्या अवाम कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयार? FBR की 5 माह के दौरान हदफ से जायद टैक्स वसूली। पाकिस्तानी मैशत कोरोना की वजह से कितनी मुतासर? ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आलमी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और गैर मुल्की वेब चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने भारत के हवाले से बात की है कि पाकिस्तान ने भारत के जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से वाक़यात थे और जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है, उस हवाले से डोजियर पेश किया गया और आलमी सतह पर इसको संजीदगी से लिया जा रहा है। DGI SPR ने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद से ही आलमी सतह पर कमजोर पोजीशन पर है। डोजियर सामने आने के बाद पाकिस्तान की दरीना मौक़िफ़ आलमी बिरादरी पर साबित हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी कहा कि हम अफगान क़यादत से इस मसले पर बात करते रहते हैं कि बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन वाज़ेह तौर पर बता दूं कि हम अफगान हुकूमत के इस्तादी मसाइल को तस्लीम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इससे पहले इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और अफगानिस्तान से जब अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का विजिट किया था तो उन्होंने भी इस चीज़ का कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अब DGI SPR ने भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा है। हम इस हवाले से बात करेंगे कि आलमी सतह पर क्या अब इसको संजीदगी से लिया जा रहा है। उन्होंने भारत के हवाले से तमाम तर जो भारत का मकरूह चेहरा था वो दुनिया के सामने अयां कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान सबूत पेश कर चुका है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, मकबूजा कश्मीर पर मोदी सरकार ने जो है वो जिंदगी तंग कर दी है, वहां पर आए रोज जुल्म की इंतहा हो रही है, वो पूरी दुनिया के सामने है। और भारत हमेशा से काम करता है, जब भी दुनिया के सामने उसका मकरूह चेहरा आता है तो वो अपने अवाम की इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कुछ ना कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है या इस तरह के कोई ना कोई हथकंडे जरूर अपनाता है। तो इस पर बात करेंगे कि क्या भारत अब उचित हथकंडे अपना सकता है और खासतौर पर DGI SPR साहब के इंटरव्यू के हवाले से हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़फ़र अली साहब दिफाई तज़क्कर मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि डोजियर के बाद भारत के खिलाफ जो सबूत हैं आलमी बिरादरी पर आ चुके हैं और आलमी बिरादरी इसको संजीदगी से ले रही है। तो क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आलमी प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के साथ इस मामले पर इंसाफ करेंगे? अच्छा, दो चीजें हैं इसके अंदर अगर आप देखें, जैसे आपने फरमाया या DGI SPR ने कहा कि एक तो है कि मीडिया की हद तक चीजें हैं कि मीडिया उसको किस तरह प्रोजेक्ट करता है, यानी भारत रवैये को किस तरह दुनिया में देखा जा रहा है। तो जहां तक उस रवैये का ताल्लुक है और बहुत सारी चीजों का ताल्लुक है, भारत के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं, जो कश्मीर के अंदर जो एक बर्बरियत की फजा जारी है, नरेंद्र मोदी का जो एक भयानक चेहरा है, वो तो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे रिप्यूटेड किस्म के ऐसे अखबारात, रसाइल और चैनल्स हैं जो इस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से बेनकाब कर चुके हैं। और उन्होंने बालाकोट जब इंडिया ने किया था उससे भी बेनकाब किया, बल्कि यहाँ तक हुआ कि बहुत सारे चैनल ने कहा कि ये तो इंडिया के मीडिया चैनल जो है तो वॉर रूम बने हुए और वहाँ पे लोग गने लेके खड़े होते। तो दुनिया तक तो बहुत, और बल्कि बहुत सारे ऐसे उठा के देख ले, न्यूज़ वीक को उठा के देखे, वॉशिंगटन पोस्ट को उठा के देखे, जिन्होंने तस्वीरें लगाई तो आधा चेहरा हिटलर का लगाया, आधा चेहरा मोदी का लगाया और नीचे लिखा फैशिज्म इज ऑन इन इंडिया, और बहुत सारे आर्टिकल आए। अब वो चीजें तो दुनिया में बहुत आश्कारा हुई हैं, बड़े लोगों को पता चला है। अब दूसरा इसका एंगल ये है कि पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया, इससे पहले आपने डोजियर दिया था शर्म शेख में, लेकिन आपने उसको फॉलो अप नहीं किया, चुप होकर घर आके बैठ गए। रिश्तेदार गिलानी ने दिया था और वो आके उसके बाद सो गए घर के अंदर। फिर इससे पहले आप तकरीरें करते थे UN सिक्योरिटी जनरल में, जो US सिक्योरिटी काउंसिल में अबाउट कश्मीर का मेंशन करते थे, उसके बाद जाके तिक्के और पाए खाने लगते थे एंड यू डिडंट फॉलो इट अप। तो बात यह है कि ये डोजियर ये जो जमा कराया गया, इसके अंदर पुराने डोजियर से आप ये देखना चाहिए कि फर्क क्या है। अव्वल तो ये डोजियर बहुत लेट जमा कराया है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि इतना लेट जमा कराया। और इस लेट जमा कराने में जो पुरानी हुकूमत थी या पुरानी हुकूमतें जो दो गुजरी हैं, उनका बड़ा केयरलेस किस्म का, इररिस्पॉन्सिबल किस्म का, हिपोक्रेटिक किस्म का बिहेवियर शामिल है। नवाज शरीफ के जमाने तो ये आम था कि वो ही वाज एन प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंडेड बाय इंडिया इन पाकिस्तान। वो कुलभूषण के ऊपर नहीं बोला, क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसमें कोई साजिश के जरिए आपको कहना चाहता हूँ। आपको पता है आप दुनिया में इंसान रहते हैं, जब एक इंसिडेंट होता है, जैसे एक बहुत बड़ा वाकया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल का और वहाँ बच्चों को निशाना बनाया गया,
तो जिस वक्त वो वाकया हुआ था, बच्चों को पूरी दुनिया में बच्चों के ऊपर जुल्म को बहुत सीरियसली लिया जाता है। आपको पता है सीरिया के एक साहिल पे एक बच्चे की तस्वीर छप गई थी, वो साहिल पे पड़ा हुआ था, वो अपना सीरियन बच्चा था, तो उसको किस तरह दुनिया में उसके अंदर एक सिंपैथी की फिजा पैदा हुई सीरियन बच्चों के लिए। तो हमला हुआ था तो हमें इंडिया इन्वॉल्व है। वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो आज आपने इस डोरियम में डाले हैं, उसी वक्त पाकिस्तान ने अखज कर लिए थे। तो उसी टाइम पे इस चीज को उठा के यूएनओ में ले जाना चाहिए था, सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाने था, ह्यूमन राइट्स कमीशन में लेके जाना था। एक सब कमेटी है दहशतगर्दी से डील करती है यूएन की, उसमें लेके जाना चाहिए। लेकिन आप मुझे सामने ही है, उस वक्त हुआ क्या? किसी ने इंडिया का नाम लिया? किसी ने कहा कि भारत ने करवाया? हुकूमत ने कहा कि भारत ने करवाया? हुकूमत ने नहीं कहा। हुकूमत ने तो एक एपीसी आपने कर ली, तो एपीसी तो भाई आपको कंजम्पशन के लिए थी ना, मुस्तकबिल के लिए थी। आपने ये बताना चाहिए था कि दुश्मन कौन है। जिस तरह इंडिया के अंदर एक लीडर की धोती भी फटी, वो कहते हैं आईएसआई ने फाड़ी है, वो इसलिए कि दे वांटेड टू डेवलप ए थीसिस आईएसआई के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, जैसे वो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं कि जी दहशतगर्दी वहां हो रही है, अब रिलेट पाकिस्तान। तो एक तो वो हमारा नैरेटिव इसलिए नहीं सुना जाता कि हमारी हुकूमतें जो है हुकूमत, वो उन्होंने वो हिपोक्रेट थे, वो झूठे थे, वो देवर साइडिंग विद इंडिया। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ चीज है पाकिस्तान। अब वो साइडिंग आप अनप्रोफेशनलिज्म से कह लें या किसी इंटेंशन से कह लें या आपकी सोच पे मुझे, लेकिन बलदेव साहब, अब दोषर पेश किया गया। अब तो पूरी दुनिया पर ये वाजे हो चुका है ना, अब पूरी दुनिया पर वाजे हो चुका है। और कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर उस वक्त से आप लेके चले होते तो इस डोजियर जो आपने पेश किया है, जिसके अंदर वो तमाम चीजें शामिल की हैं, वो तमाम एविडेंस शामिल की है, वो तमाम रिकॉर्ड कॉल शामिल की है, तो हो सकता है इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता दुनिया के अंदर। लेकिन क्या अब इंपैक्ट नहीं होगा? अब क्या बहुत देर हो चुकी है? अभी आपको वो इंपैक्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा। अब वो जो पार्ट आपने साल जाया कर दिए हैं, उसके लिए आपको आगे लेके जाना होगा। इंपैक्ट होगा बट इट विल टेक टाइम। इस वक्त दुनिया बड़े क्रिटिकल क्रॉस रोड पे खड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर जो है वो लीडरशिप चेंज हो रही है, आपको पता है। और वहां पे जब लीडरशिप चेंज होगी, एक लीडरशिप चेंज होगी, दूसरी वहां उस लीडरशिप को आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। नई सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आएगी और स्टेट आएगी। अगर यही चीजें चल रही होती तो हो सकता है भारत जो अभी डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि हम इसको हर जगह लेके जाएंगे और पाकिस्तान लेके जा रहा है और इसके अंदर चीजें शामिल करेंगे, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो ऐसे फोरेंसिक किस्म के एविडेंस हैं जिससे अगर कोई इनकार करना जाए तो वो कोई बेहिस शख्स ही होगा, या मैं कहूँगा अनप्रोफेशनल आदमी होगा, या एक क्या कहते हैं अनकंसर्न आदमी होगा। तो फिर बलदेव साहब, अब जिस तरह से डीजीआईएसपीआर ने भी अफगानिस्तान की सरजमीन के हवाले से बात की, साथ ही साथ वजीर आज़म इमरान खान भी इन खदशात का पहले ही इजहार कर चुके हैं कि भारत अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो भारत जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के हाथों में खेलने से कैसे रोक सकता है? फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान का पीछे अब्दुल्ला है। हालांकि अब्दुल्ला पता है इज ए हार्ड इंस्टांस रखता है बड़ा पाकिस्तान की तरफ, इज अ वेरी सॉफ्ट पैडल विद इंडिया, लेकिन वो पाकिस्तान आए। फिर इमरान खान गए, वहां जाके अशरफ गनी से मिले, अशरफ गनी भी पाकिस्तान आए थे। तो ये जो इंटरेक्शन है और उसके साथ साथ जो पीस प्रोसेस जारी है, और पीस प्रोसेस के अंदर जो तालिबान साइन कर रहे हैं उसके अंदर एक क्लॉज ये भी है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। एंड आई एम श्योर कि अगर वहां पे रूल चेंज होता है, एक पीस प्रोसेस चलता है, तो वहां पे पाकिस्तान की हुकूमत आती है, वो आना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है वो तो पपेट गवर्नमेंट है, अमेरिकन ला के बिठाई है। तो फिर वो चीजें हैं जो आप कंपेल ऑन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को मुझे लगता है जो जरूर उन्होंने कहा होगा, आई एम नॉट प्राइवी टू दैट क्लॉज, लेकिन पाकिस्तान को जिस वक्त पीस नेगोशिएशन शुरू हुए थे उससे अमेरिकन से ये डिमांड करना चाहिए था कि आप अफगानिस्तान की हुकूमत को फोर्स करें कि जो दहशतगर्दी के अड्डे वहां पे कायम किए हुए हैं, एनडीएस और रॉ ने मिलके उन दहशतगर्दी के अड्डों को खत्म करे, उन कॉन्सुलेट को रोल अप करे जो वहां पे किए। लेकिन वो किस तरह कह सकता था, अमेरिका किस तरह करता था, क्योंकि उस टीम में पार्टली जो CIA भी शामिल है, इजराइल की एजेंसी जो मुसाद है वो भी शामिल है। तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह चीजें आगे जा रही हैं
उसमें पाकिस्तान ने जितना कुछ किया, पाकिस्तान ने पहले भी अफगानिस्तान के साथ लिए बहुत कुछ किया। अफगानिस्तान का स्टेटस आजाद होने का पाकिस्तान की वजह से आया, या ऐसा ही ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया। और आज जो पाकिस्तान दहशतगर्दी बर्दाश्त कर रहा है, ये भी अफगानिस्तान की वजह से बर्दाश्त कर रहा है। अफगानिस्तान आज भी पाकिस्तान में कितने रिफ्यूजीज हैं जो अफगान महाजिर यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमें इस चीज को रिपीटेडली अफगानिस्तान की हुकूमत से डिमांड करता रहना चाहिए, अमेरिकन से डिमांड करता रहना चाहिए, क्योंकि ये पीस प्रोसेस में ट्रुप्स विड्रॉल होगा, इसमें भी टाइम लगेगा। और ये भी बावर कराना चाहिए कि अगर वहां पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हो गई या अफगानिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हो गई जिसके ब्लो बैक आ सकता है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर ये जो पीस प्रोसेस है, जो ट्रुप्स विड्रॉल है, इसके अंदर बहुत डिले आ सकती है, क्योंकि जब चीजें सिक्योर नहीं होंगी, हाईवे सिक्योर नहीं होंगी और ब्रिगेडियर सिक्योर नहीं साहब, भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को कमजोर करने की आलमी सतह पर जो पोजीशन है उसको कमजोर करने की कोशिश की। अब जिस तरह से DGISPR ने भी कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 के इकदाम के बाद से ही आलमी सतह पर कमजोर पोजीशन पर है। अब जिस तरह से स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में भी भारत के बाकायदा मुलविस होने के सबूत दिए गए हैं, साथ ही साथ भारत के अंदर जो तखरीबकारी की कार्रवाइयां चल रही हैं, इनकी बुनियाद पर क्या भारत अब ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कानात नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे इतना तो, क्योंकि आप ये तो नहीं लगता कि भारत ब्लैक लिस्ट तो FATF में जा सकता है या अमेरिकन उनको से अपना कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जिसकी कोई एफर्ट्स अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन ये इसको ये दुनिया कंपेल कर सकती है कि जी आप अफगानिस्तान इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो खासकर पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के जरिए दहशतगर्दी जा रही है, और जो अजीत कुमार डेविल का रोल है जो दहशतगर्द ग्रुपों को पैट्रनाइज कर रहा है, या कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको आप रुकवाएं इस डोजियर की रोशनी में, और इसके वो सबूत आपने पेश किए हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि अभी जो रिसेंटली OIC की जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट, बड़ी हार्ड स्टेटमेंट है, बड़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट है। उन्होंने एक कमेटी भी बनाने का कह दिया जो विच शुड गो एंड विजिट कश्मीर। तो इस किस्म के डिप्लोमेटिक मनूवर जो है यूरोपियन यूनियन से और बाकी जो मालियाती अदारे भी हैं वो भी, और जो जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस की एक सब कमेटी है जो दहशतगर्दी के साथ डील करती है और दहशतगर्दी के मामला को देखती है। अगर कोई मुल्क किसी मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है तो वो उसके ऊपर कॉशन करते हैं, तो उनके जरिए वहां हमें प्रेशराइज करने की कोशिश, और इस चीज को इसी डोजियर को फैक्टअप में ले जाने की कोशिश करें। FATF के ममालिक जितने मेंबर 57 ममालिक हैं, उनमें एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर जो 11 ममालिक शामिल हैं, उनको ये डोजियर प्रोवाइड करें, उनको ब्रीफ करें। और इसके लिए बड़ी सिर्फ डोजियर, देखिए डोजियर आपने दे दिया, नाउ यू नीड अ वेरी प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। वो जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे उसको मुख्तलिफ तरीकाकार से, इस वक्त कश्मीर कमेटी के कुछ मेंबरान ने जिनको डोजियर लेके बाहर जाना चाहिए और हुकूमतों, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हम एक बड़े, मैंने जैसे बताया, बड़े क्रिटिकल आर में खड़े हुए हैं, और उसका एक असर जो है वो कोविड है, कि दुनिया में कोविड की वजह से लॉकडाउन हुए हैं, हुकूमतें बंद हुई हैं, ट्रैवलिंग मुश्किल है, आपकी कॉन्फ्रेंसेज जो है वो 1-to-1 नहीं हो रही, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। सो इन हालात के अंदर जो है इस चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए और इस चीज को आगे लेके चलने के लिए मेरे ख्याल फॉरेन ऑफिस को और हुकूमत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डेडिकेट करना पड़ेगा। और जिस तरह का ये एक इंटरव्यू दिया गया, इस तरह के बेताशा इंटरव्यू होने चाहिए जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी जाने, एम्बेसडर्स की तरफ से जाने चाहिए, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की तरफ से जाने चाहिए। और एक ये टाइम है इस वक्त, एक्चुअली मैं हमेशा कहा और मैं फील करता हूँ, ये वो टाइम है जब इस डोजियर की रोशनी में आपको कुछ लॉबिस्ट हायर करने चाहिए बाहर के ममालिक में, अमेरिका में। लॉबिंग को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब दिफाई तज्ज़कार हमारे साथ मौजूद थे। गैर मुल्की वेब चैनल को इंटरव्यू दिया DGISPR ने, उस हवाले से बात कर रहे थे कि अभी ये दुरुस्त वक्त है, पाकिस्तान को मजीद एग्रेसिव स्टांस रखना होगा, इसी तरह के इंटरव्यूज देने चाहिए सिफारती सतह पर भी, और इंटरनेशनल लॉबिंग भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद कोरोना की जो सूरत हाल चल रही है इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की वजह से जो अमवात हुई हैं वो तादाद 55 है। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी वर्चुअल जनरल असम्बली से खिताब जो किया गया, उसमें भी उन्होंने कोरोना के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना से निमटने के लिए बेहतर हिकमत अमली और बेहतर पॉलिसी अपनाई है। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी नाफिज़ुल अमल की है, लेकिन इसकी वजह से नुकसानात भी हो रहे हैं। कुछ तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनको कोरोना की वजह से
मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मुआशी तौर पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम कोरोना की वजह से मेडिकल बुनियादों पर बात करेंगे कि कोरोना की वजह से जो हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। कोरोना की जो पहली लहर आई थी हमने उससे क्या सीखा, और कोरोना की जो दूसरी लहर है हम उसमें इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पहली लहर के दौरान कहा यह जा रहा था कि हुकूमत की तरफ से नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन अब तो हुकूमत भी बेहतर तरीके से समझती है कि कोरोना को किस तरह से काबू किया जा सकता है, और खास तौर पर हमारी जो आम आवाम है वो भी बेहतर तरीके से समझती है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने के बाद कोरोना से निपटा जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है। अगर मैं आपको कोरोना के आदादो शुमार बताऊं तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 2262 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद जो है वो 4,10,072 हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो पंजाब में है, उसके बाद सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में 31,639 है, बलूचिस्तान में कम तादाद है 17,000 है, और कश्मीर में 7,151, और गिलगित बल्दिस्तान में भी 4,692 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से बात करेंगे, दूसरा टेस्टिंग के तरीक़ाकार के हवाले से बात करेंगे कि टेस्टिंग के तरीक़ाकार में क्या कोई तब्दीली आई है, और खास तौर पर क्या कोरोना ने अपना रवैया तब्दील किया है। और सबसे जो अहम खबर यह है कि कहा यह जा रहा था कि कोरोना का जब तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती कोई इलाज मुमकिन नहीं है। तो वैक्सीन तो आलमी सतह पर दरियाफ्त कर ली गई है। फाइजर बायोटेक कोरोना वायरस वैक्सीन की जो पहली खेप है वो बरतानिया पहुंच चुकी है। बरतानिया में इस वक्त मुतासरीन की जो कुल तादाद वो 16 लाख से ज़ायद है, और कोरोना के बाद 60,000 से ज़्यादा अमवात भी हो चुकी हैं। अमरीका भी इस हवाले से काम कर रहा है। अमरीका ने जो अमरीकी माहिर डॉक्टर हैं एंथोनी फाउची, उनको बरतानवी वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा है कि माजरत चाहता हूं, अभी बेहतर तरीके से इसके तजुर्बात करने चाहिए थे, उसके बाद इसको लॉन्च करना चाहिए था। इस पर हम बात करेंगे, और बरतानिया के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि बरतानिया में तो लॉन्च कर दी गई है, पाकिस्तान में जो वैक्सीन की तैयारी के मराहिल चल रहे थे वो कहां तक पहुंचे हैं, और पाकिस्तान में वैक्सीन कब तक आ जाएगी, पाकिस्तान खास तौर पर कोरोना से निपटने के लिए क्या कर सकता है, इस पर बात करेंगे। मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया डॉक्टर मुमताज साहब ने, नेशनल फोकल पर्सन है फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भी हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है, आप इसको बखूबी जायजा भी ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पहली लहर में तो कहा यह जाता था कि अवाम तो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, लेकिन हुकूमती सतह पर बेहतर तरीके से इकदाम नहीं किए जा रहे। अभी जो दूसरी लहर है इसमें आप हुकूमती रवैये के साथ साथ अवाम के रवैये को किस तरह से देख रहे हैं? क्यों केसेस में इजाफा हो रहा है, गैर संजीदगी की वजह से, या हुकूमती सतह पर इकदाम बेहतर तरीके से नहीं किए जा रहे? थैंक यू सो मच। इसमें दो इश्यूज है, बिल्कुल अपोजिट जैसे आपने बात की। आपने अभी नाजरीन को बताया कि तकरीबन 4-4.5 लाख टोटल केसेस हमारे पास हो गए हैं। जब पहली लेयर आई थी तो हमने केस 1 से स्टार्ट किया था। हमारे पास एक केस आया था, फिर 2, फिर 4, और ये बढ़ते गए, तकरीबन 3.5 लाख आसपास के केसेस तक पहुंच गया था पहले लेयर में। और 28 अक्टूबर को जब सेकंड वेव का अनाउंसमेंट हुआ, उस वक्त हमने तकरीबन उसी 3.5 लाख केसेस से स्टार्ट किया था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फर्स्ट वेव के मुकाबले में सेकंड वेव कितना ख़तरनाक हो सकता है। शुरू में हमारे पास इक्का दुक्का केसेस थे, अब हमारे पास लाखों में केसेस मौजूद थे जब सेकंड वेव शुरू हुआ या हो चुके थे। तो ये इसके ख़तरनाक होने की सबूत है कि ज़्यादा केसेस में अगर हम गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे तो उस सूरत में ज़्यादा फैलने का ख़तरा है। पहली सूरत में ज़ाहिर है हुकूमत को भी इतना नहीं पता था, डॉक्टरों को भी इतना नहीं पता था कि बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, कितनी देर तक हवा में रह सकती है, इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। इसलिए ज़्यादा केसेस जल्दी बढ़ने लगे, और आवाम ने खातिर खा उस वक्त संजीदगी का मुजाहरा किया था। इस वक्त जबकि हमें सब मैक्सिमम पता है इस बीमारी के बारे में कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये फैलती कैसे है, और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो उस सूरत में गवर्नमेंट बेशक जितना भी इक़दाम कर लें, जब तक आवाम अपने अंदर जो जिम्मेदारी का एहसास नहीं लाएंगे, ख़ुद एहतियातें नहीं करेंगे, और सिंपल से 2-4 एहतियातें हैं कि गैदरिंग में ना जाएं, गैर ज़रूरी किसी से हाथ ना मिलाएं, मुसाफे ना करें, और मास्क पहना करें जब भी आप आउट जाते हैं, और हाथ बार बार धोएं। ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर ये हम अडॉप्ट कर ले जैसे शुरू में अडॉप्ट किए थे, तो हम ये सेकंड वेव का भी मुकाबला कर सकते हैं। आल्दो कि ज़्यादा इसमें ट्रांसमिशन भी ज़्यादा है, इसमें केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, और इस वक्त भी आपके हॉस्पिटल्स अप टू 90% ऑक्यूपाइड है।
सही, लेकिन डॉक्टर साहब जो खास तौर पर बात ये की जा रही है कि टेस्टिंग कैपेसिटी पहली लहर के दौरान कहा जाता था कि बढ़ाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान में टेस्टिंग कैपेसिटी कम है। इस बार क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा हुआ है? क्या हमने खुद को, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो खुद को बेहतर किया है कि पहली लहर की निस्बत दूसरी लहर में अब हमारा हेल्थ सेक्टर थोड़ा मजबूत है, थोड़ा बेहतर है, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है? और खास तौर पर साथ ही साथ इस पर जरूर रोशनी डालेगी कि टेस्टिंग का तरीकाकार क्या है, एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है? क्या पहले भी इसी तरीके कार के तहत टेस्टिंग हो रही थी? डेफिनेटली टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है। पहले जब ये बीमारी शुरू हुई तो सिर्फ एनआईएच इस्लामाबाद में टेस्ट हो रहे थे और पूरे पाकिस्तान से यहाँ सैंपल आ रहे थे। पाकिस्तान में कहीं भी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन आज अगर हम लेबोरेटरीज की तादाद देखें तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 200 से ज़्यादा जगहों पे ये टेस्ट हो रहा है पूरे मुल्क में, और तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और जो प्राइवेट या प्राइवेट सेक्टर के लैब्स हैं वहाँ इसकी कोई 5 से 6 हज़ार के आसपास टेस्ट की कॉस्ट है। लास्ट जैसे आपने बताया 24 आवर्स में तकरीबन जो टोटल टेस्ट हुए हैं हमारे पास वो तकरीबन 44,000 टेस्ट हुए हैं। तो ये कैपेसिटी है आपकी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त टेस्टों की। और गवर्नमेंट ने ये इकदाम किए हैं, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिविजनल लेवल पे जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल है, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इसकी सहूलत अवेलेबल है और फ्री ऑफ कास्ट इनकी टेस्टिंग हो रही है। टेस्ट का तरीकाकार यह है कि एंटीजन जो टेस्ट है वो अभी हर जगह नहीं हो रहा, हालांकि वो सबसे आसान है, वो सिर्फ फील्ड के लिए है। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पीसीआर टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे नेजल या ओरोफेरेंजियल सैंपल लिया जाता है और तकरीबन 24 घंटे या 48 घंटे में डिपेंड करता है अस्पताल की लोड पे, वो रिजल्ट दिया जाता है पेशेंट को। और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन रूम्स मुख्तस किए गए हैं, वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ मौजूद है, डॉक्टरों की ट्रेनिंग हो चुकी है, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो पहले के बनस्बत हम इस वक्त ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, ज़्यादा इस वक्त हम इक्विप्ड है, क्योंकि हमारे पास पीपीई की भी शार्टेज इतनी नहीं है जितनी शुरू में हुई थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की। फिर डॉक्टर्स उस वक्त ट्रेंड नहीं थे, कंफ्यूज थे, हम सब ज़रा बीमारी के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, तो हम सब पढ़ रहे थे। और अब चूंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर है, डॉक्टरों को भी पता है, नर्सेज को भी पता है, पैरामेडिकल स्टाफ को भी, और आवाम को भी पता है कि बीमारी कैसी है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, एंटीबॉडीज टेस्टिंग के हवाले से कहा जा रहा था पहली लहर के दौरान डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेशंस भी दी गई थी कि पाकिस्तान में एंटीबॉडीज टेस्टिंग की इजाज़त नहीं दी जाती। अभी आपने जिस तरह से एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात की तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये एंटीबॉडीज, एंटीजन और अभी जो टेस्टिंग हो रही है, इनमें डिफरेंसेस क्या है? क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक एंटीजन में भी स्वाब भी लिया जाता है गले से और नाक से। एंटीबॉडीज टेस्टिंग तरीकाकार क्या है, क्या अब उसकी इजाज़त दे दी गई है? इजाज़त की तो कोई सच बात नहीं है। किट्स की अवेलेबिलिटी और स्टैंडर्ड किट्स की अवेलेबिलिटी की बात है। तो क्योंकि जो एंटीजन टेस्टिंग है उसकी जो सेंसिटिविटी है जिसपे वो बीमारी डिटेक्ट कर सकता है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पीसीआर की होती है। पीसीआर टेस्ट ये है कि वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें हमने जो वायरस के पार्टिकल्स है वो पूरे डिटेक्ट होते हैं। एंटीजन में भी वही तरीका है, लेकिन इसको रैपिड टेस्ट कहते हैं और ये फील्ड में आप कर सकते हैं और ये आपको 15 से 20 मिनट तक रिजल्ट देता है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी पीसीआर से कम है, तो इसलिए ज़्यादा इस वक्त प्रैक्टिस में नहीं है। एंटीबॉडीज़ का ये है कि ये उन लोगों का किया जाता है जिन पे शक हो कि ये या तो बीमारी गुजार चुके हैं या यकीन से उन्हें बीमारी गुजारी हो और वो देखना चाहता है कि आए एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं बनी। उसको सीरो प्रेवेलेंस कहते हैं। सीरो प्रेवेलेंस मालूम करने के लिए हम एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग करते हैं। एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, यानी इस पर आप ये नहीं कर सकते कि बीमारी मालूम हो जाए, ये बीमारी गुजरने के बाद किया जाता है। इस वक्त सिर्फ 2 टेस्ट जो एंटीजन है और पीसीआर है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। इसके साथ चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन है, बाकी क्लिनिकल ग्राउंड्स पे लोग डायग्नोज होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने फरमाया कि हम पहले से ज़्यादा इक्विप्ड हैं, पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, उसके बावजूद केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, लोग भी इस चीज़ को पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या वजूहात हैं? गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, एहतियात नहीं बरती जा रही? व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड दिस? 2 रीजंस है, दोनों आपकी बात सही है कि एक तो संजीदगी नहीं है हमारे में। लोग अभी भी गैदरिंग्स में जाते हैं। आप मस्जिद में जाएं तो कोई बंदा, आज जुम्मा गुजरा है, आप खुद देख लें, जुम्मे की नमाज के दौरान ना हमने डिस्टेंस रखा है कहीं पे, ना हम मास्क पहन रहे हैं।
पहले ये था कि लोग नमाज के लिए जाते थे तो अपना जाए नमाज लेके जाते थे, फिर मास्क पहन के जाते थे, फिर डिस्टेंस रखते थे, फिर बाजारों में आजकल उसी तरह रश है। उस तरह रश पहले नहीं था, बाजारें तो बिल्कुल खाली हो गई थी शुरू में। इस वक्त भी शादियों का सीजन है, शादियां हो रही हैं, इस वक्त गैदरिंग्स हो रही हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में भी एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे हैं, चाहे जहाज हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रेन हो, उसी तरह रश है। और यही वजह है कि ज़्यादा फैलने का चांस है बीमारी की। दूसरी वजह यह है कि डिटेक्शन ज़्यादा है। मींस पहले सिर्फ इस्लामाबाद में टेस्ट हो रहे थे, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों में फिर सूबों में टेस्ट होते थे, जैसे उनके हेडक्वार्टर्स में। इस वक्त तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये टेस्ट हो रहे हैं। तो जब आपकी सर्वेलेंस बेहतर हो जाती है, भी केसेस बढ़ते हैं, और जब बेहतियाती बढ़ जाती है, भी केसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों रीजंस हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से भी फरमाएगा, पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी कहां तक पहुंची और आलमी सतह पर जो वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है फाइजर बायोटेक, पाकिस्तान में आने के इम्कानात हैं इसके? वैक्सीन का यह है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके जो वैक्सीन चाइना ने बनवाई थी, उनके ट्रायल्स दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चल रही है। तो इस तरह पाकिस्तान भी पार्टनरशिप में है चाइना के साथ, और एक दो कंपनियों की वैक्सीन पे हम ट्रायल्स कर रहे हैं, और ट्रायल्स अभी तकरीबन आखिरी मराहिल में है। दुनिया की अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि यूके वालों ने वैक्सीन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, रशिया में स्टार्ट हो गई है, कुछ ना कुछ जगहों पे और भी स्टार्ट हो गई हैं, कुछ खास ग्रुप्स को वैक्सीन लग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीन आने का चांस होगा तकरीबन जनवरी फरवरी के बाद का कहीं जाके। ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल फोकल पर्सन है फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल NIH इस्लामाबाद में, और बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा इस वजह से हो रहा है क्योंकि अवाम इसको सीरियस नहीं ले रही है, गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, एहतियात नहीं बरत रही है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी अवाम पर ही होती है। गैदरिंग्स को अवॉइड करें, समाजी फासला बरकरार रखें, और वैक्सीन पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में तैयार कर रहा है, उसके मराहिल ट्रायल के मराहिल चल रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और जल्द ही वैक्सीन भी जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोरोना की वजह से तो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी अशारिया किस तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर टैक्स इस्लाहात की हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में जा रहा है या नहीं जा रहा, इस पर तो हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन टैक्स इस्लाहात की हमेशा से बात की जाती है कि टैक्स रेवेन्यू उस तरह से जनरेट नहीं हो पाता, तो टैक्स इस्लाहात के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक ने भी टैक्स इस्लाहात के हवाले से बात की, और साथ ही साथ FBR ने पिछले 5 माह के दौरान अपने हदफ से 4.4% ज़ायद टैक्स वसूल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक FBR ने माली साल के 5 माह में जुलाई से नवंबर तक 1690 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जबकि जो हदफ था वो 1670 अरब रुपए था। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स की मद में 577 अरब रुपए, सेल्स टैक्स से हासिल करदा रेवेन्यू 743 अरब रुपए रहे, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी 104 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 264 अरब रही है। इस पर बात करेंगे कि टैक्स जो बढ़ रहा है, टैक्स की वसूलियां जो हदफ से ज्यादा हुई हैं, तो इससे कितना पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। टैक्स इस्लाहात के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से यह कहा गया था कि प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान में टैक्सों के निजाम में इस्लाहात मुतारिफ कराए जाएंगे और बरामदात में इजाफे के लिए मुसाबकती रुझान पैदा किया जाएगा। इस पर बात होगी, और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि एक्सपोर्ट को एनहांस करने की जरूरत है। तो हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो हमेशा ज्यादा रहता था। इंपोर्ट बिल के साथ साथ हम एक्सपोर्ट की भी बात करेंगे कि जो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है वो कितना फायदेमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इस पर बात करने के लिए सनतकार हैं मिर्जा इख्तियार बेग, मुआशी तौर पर भी बेहतर तरीके से तमाम तर चीजों को समझते हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो मैं FBR के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा। FBR पर हमेशा सवाल उठाया जाता था कि FBR जो है वो टैक्स वसूलियों में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह से करना चाहिए। इस बार तो पिछले 5 माह के दौरान हदफ से 4.4% ज़ायद टैक्स वसूल किया है, कितना पॉजिटिव है ये? जी, हम ही आपके प्रोग्राम में बैठ के FBR की तनकीद करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन इस बार आज हम ही आपके प्रोग्राम में इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि FBR की जो नई टीम आई है, जो रिफॉर्म्स की हैं, जो सेल टैक्स रिफंड्स उन्होंने और इनकम टैक्स रिफंड किए हैं, उनकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस FBR के ऊपर एस्टैब्लिश हुआ है। और आपको सुन के ताजुब होगा कि रवा माली साल के 5 महीने में 1666 का जो 1666
अरब रुपए के जो टारगेट था उसको सरपास करके 1680 रुपए जो है उन्होंने 1670 रुपए का उन्होंने टारगेट अचीव किया है। ये टारगेट का बढ़ना ज्यादा मेरे लिए इतना ज्यादा मुतासिरकुन नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस अरसे में कोई 70-80 अरब रुपए सेल टैक्स के रिफंड हुए फास्टर निजाम के तहत, जो 3-3 साल पहले नहीं मिलते थे, और 50 अरब रुपए के करीब इनकम टैक्स के रिफंड हुए हैं, जो मिलना मैं समझता हूँ हमें इंतजार ही रहता था। दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। फास्टर निजाम उन्होंने एक इंट्रोड्यूस कराया जिसमें 76 घंटे में आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाते हैं। उसमें थोड़े बहुत लकूनास हैं, कमर्शियल एक्सपोर्टर्स के कुछ इश्यूज हैं कि उनका 12% एक्सपोर्ट से ज्यादा अभी रिफंड नहीं कर रहे, लेकिन मैंने चेयरमैन साहब से भी बात की है और डॉक्टर अशफाक हैं तो बहुत ही ज़हीन और बहुत ही प्रोएक्टिव मेंबर इनलैंड रेवेन्यू हैं, उनसे भी बात की है कि सर इनको छोटे ये कमर्शियल एक्सपोर्टर होते हैं, इनको आप फैसिलिटेट करें तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और इसका रिफ्लेक्शन हमें एक्सपोर्ट में नजर आ रहा है। 8% हमारी नवंबर के महीने में एक्सपोर्ट बढ़ी है। 2.2 बिलियन का कभी किसी महीने में एक्सपोर्ट हमारी नहीं हुई। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, नवंबर के महीने में हुई है और ये ट्रेंड अब बढ़ जा रहा है। मैं फैसलाबाद में भी था, वहां पे माशाल्लाह 3-3, 4-4 महीने के ऑर्डर इन हैंड है हमारे पास और नए ऑर्डर के लिए कैपेसिटी नहीं है। तो पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में से है जिन्होंने कोरोना वायरस के बाद बाउंस बैक किया और एफबीआर का टारगेट से ज्यादा अचीव करना कोरोना वायरस के दौरान और सेकेंड वेव के दौरान, मैं समझता हूँ ये जावेद गनी साहब, डॉक्टर अशफाक साहब और उनकी पूरी टीम और डॉक्टर हफीज शेख साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने सख्त हालात में न सिर्फ टारगेट सरपास किया बल्कि बिजनेस कम्युनिटी को भी उन्होंने, जो वर्किंग कैपिटल हमारा चोक हो जाते थे, जो हमारे कैश फ्लो के इश्यूज थे, वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स रिफंड करके काफी हद तक उन्होंने वो भी एड्रेस किए हैं। और उसका अंदाजा आपको एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज से हो रहा है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ऑर्डर माशाल्लाह ममालिक से, उन ममालिक से आ रहे हैं जो अब इंडिया को कम ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कोरोना इतना ज्यादा है कि वो ये समझते हैं कि शायद इंडिया वाले डिलीवरी ना कर पाए। तो कोरोना की वजह से पाकिस्तान की जो बेहतर स्ट्रेटजी रही है, गुज़िश्ता रोज खान साहब भी ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने बेहतर पॉलिसीज अपनाई हैं तो कोरोना पर कुछ हद तक काबू बेहतर तरीके से पाया। तो क्या कोरोना के हवाले से पाकिस्तान की जो बेहतर पॉलिसी रही इस वजह से जो एक्सपोर्ट बिल बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है उस वजह से हो रही है और हमारे इंपोर्ट बिल भी कम हो रहा है? देखिए, इंपोर्ट बिल पे तो कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई थी और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था वो तो अब माशाल्लाह काफी हद तक कंट्रोल हो गया है और अब उन्होंने वो रेगुलेटरी ड्यूटीज को कुछ को हटाया, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल्स पे जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगाई गई थी। तो क्योंकि अगर इंपोर्ट को आप थोड़ा ईज नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, आपकी चोक हो जाएगी ग्रोथ। हमें ग्रोथ चोक नहीं चाहिए। हमारी इस वक्त जीडीपी जो है वो 1% की या 2% की फोरकास्ट कर रहे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक। हमें तो पहुंचना चाहिए था 5-6%, लेकिन कोरोना में 5-6 इज अ ख्याल, इज अ ड्रीम। तो अगर हम 2-3% भी कोरोना वाले साल में ले लेते हैं तो इट्स अ गुड अचीवमेंट। तो ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने से हमारी जीडीपी पे फर्क पड़ेगा। प्लस हमारे मार्कअप रेट कम हुए, हमारे मार्कअप रेट 13.25% से कम होकर 7% पे पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का हो गया, जिसकी वजह से अब ब्लेंडिंग रेट 8-9% है, विच इज सिंगल डिजिट, जो हमारा हमेशा से मुतालबा था। तो ये भी फाइनेंशियल कॉस्ट कम हुई है। दूसरे, हुकूमत ने बिजली और गैस की नरकों को रैशनलाइज किया है। रीजनल कॉम्पिटिटर से मुकाबले में 6.5 सेंट तो 7.5 सेंट बिजली और गैस की कीमतें BTU उन्होंने मुकर्रर की। उससे ये होगा कि हम माली लागत हमारी कम जाएगी, फाइनेंस कम हुआ, माली लागत कम हुई, उसके बाद बिजली और गैस की कीमतें कम हुई, माली लागत कम हुई, सेल टैक्स के रिफंड जो हमारे होंगे और इनकम टैक्स से तो हम मजीद बारो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने पैसे जो हमें वापस मिले वही वर्किंग कैपिटल में लगा के हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और वो एक्सपोर्ट का ट्रेंड अपवर्ड नजर आ रहा है। कोविड के दौरान मैं समझता हूँ विद ऑल फेयरनेस, जावेद गनी साहब को और डॉक्टर अशफाक साहब को, उनकी टीम को, हफीज शेख साहब, इवन रजाक दाऊद साहब को
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो अनोमलीज हैं फास्टर निज़ाम में, खास तौर से कमर्शियल एक्सपोर्टर्स की जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है कि 12% से ज़्यादा उनको रिफंडिंग मिलेगा, वो एक अनोमली है, क्योंकि वो तो पूरा इनपुट अपना यूज कर लेते हैं। ना उनकी इन्वेंट्री की कोई इशू है, ना उनकी लोकल सेल का इशू है, और ये पैसे वापस का मैकेनिज्म, सिस्टम में कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। तो छोटे एक्सपोर्टर्स को हमने फैसिलिटेट करना है। वजीर आजम पाकिस्तान ने जो टैरिफ में तो मिर्जा साहब, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी तो पाकिस्तान को उससे फायदा होगा। लोकल इन्वेस्टर की बहाली के लिए भी कोई बेहतर और खातिर खा इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, जब आपकी पैदावारी लागत काशिफ कम होगी तो ये वो फिजा है जो सरमायाकार को चाहिए। पहले हम बायर की फर्स्ट चॉइस सिर्फ इस वजह से नहीं थे कि हमारी पैदावारी लागत दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा थी, लिहाजा हमारी चीज उनको महंगी पड़ रही थी। आज मुझे ये बोलते हुए, हालांकि डॉलर में रिवर्स हुआ है, रुपी अप्रिशिएट हुआ है, हम 168 से हम 160 पे आ गए हैं, यानी अब हमें डॉलर के मुकाबले में 160 मिल रहा है, पहले हमें 168 मिलता था एक्सपोर्टर को। लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी कम्पिटिटिवनेस मेंटेन रखी है, क्योंकि ये बाकी इनेबलिंग एनवायरनमेंट साथ में पैदा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद अब दोबारा एक फिजा की तरफ हम जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा एवरीथिंग इज गुडी गुडी, नो इट वोंट बी फेयर, लेकिन हमें जो इक़दाम लिए गए हैं, जो रिफॉर्म्स की गई हैं, जो कुछ बोर्ड स्टेप लिया है, और फिर नियतों की भी बात होती है। मैंने अशफाक साहब से कहा, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो हमें आप 150 अरब वापस दे रहे हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स के मद में? तो मुस्कुरा के कहने लगे, ये आप ही लोगों का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है, जिससे हम इस पोजीशन में हैं कि ये रिफंड कर रहे हैं आप लोगों को, जो आपके रिफंड्स ड्यू हैं, लेजिटिमेट हैं, बोनीफाइड हैं। तो नियत की भी बात है कि आप वो एक्सपोर्टर्स को अहमियत दे रहे हैं, और एक्सपोर्टर्स भी इंशाल्लाह उनको डिलीवर करेंगे। अभी तो रेवेन्यू बढ़ा उनका, ये हम ही ने रेवेन्यू दिया है ना, और इसी कोविड में दिया, ये बाहर से नहीं आया, और एक्सपोर्ट भी हमने ही बढ़ा के दिखाई है। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बड़े रिजिलियंट हैं, उन्होंने इन हालात में भी सबसे पहले कम बैक किया। अभी दुनिया की दूसरी इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई, अभी डिमांड्स अभी भी मार्केट में नहीं है, अभी भी हमारे पास हेल्थ केयर और फूड स्टफ के आइटम्स के अलावा बाकी आइटम्स तरजीहात नहीं है बायर की। लेकिन पाकिस्तान ने उन चीज़ों में, खास तौर से होम टेक्सटाइल में, लोग घर में रह रहे हैं तो बेडशीट टॉवल की जरूरत है, नया ऑर्डर आ रहा है। प्लस चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वार है, जिसमें अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, उससे भी चाइना से बहुत सारी चीजें अब महंगी पड़ रही हैं अमेरिका एक्सपोर्ट करना, वहां पाकिस्तान कैन टेक देयर मार्केट शेयर। तो ये वो सब चीजें वो अल्लाह ताला ने, मैं और आप से बातें कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले का करम है कि पाकिस्तान को इन हालात में भी वो अपॉर्चुनिटी, तो वो एजेस मिर्जा साहब, ये जो ये करम है, ये आम आदमी तक कब पहुंचेगा? बड़ी टेक्निकल हमने चीजें डिस्कस की हैं, आम आदमी के तो खैर जहन में भी नहीं आएंगी, वो समझ भी नहीं सकेगा इन सारी चीजों को कि टैक्स इस्लाहात क्या होती हैं। एक आम आदमी तो टैक्स से बहुत दूर है। एक आम आदमी को मैं ये भी जानना चाह रहा हूं आपसे कि एक आम आदमी तक रिलीफ कब तक पहुंचेगा, उसको इन तमाम तर जो भी टेक्निकलिटीज हमने डिस्कस की हैं, इनके समरात उस तक कब पहुंचेंगे? बहुत अच्छा सवाल है काशिफ, एंड मैं समझता हूँ आज के प्रोग्राम का इट इज दी क्वेश्चन। पहली चीज तो यह है कि कोरोना वायरस से जो बेरोजगारी का खदशा था, वो हमारी एक्सपोर्ट, सनती पैदावार और माशी सरगर्मियों से बहाल होने की वजह से माशाल्लाह वो रुक गया। तो हमारे यहाँ रीप्लेसमेंट या लोगों को जॉब से निकालने वाला अल्लाह का करम, ऐसी कुछ सूरत है हमारे अपने मिलों में हम फुल कैपेसिटी काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को जॉब्स जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट। दूसरे, जब माशी खुशहाली आएगी तो ये पैसा मार्केट में आएगा और एक नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, नए सरमायाकारी होगी, एक्सपेंशन होंगी अंडर BMR, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट। क्योंकि जो एक्सपोर्ट ये 2 कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस कराई और इसके तहत 5% पे और एक्सपोर्ट फाइनेंस पे 3% पे कर्जे दिए जा रहे हैं।
लोग उसके तहत न सिर्फ एक्सपेंशन कर रहे हैं, अंडर बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट जिसको BMR कहते हैं, तो एक्सपेंशन करने से नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, आपकी ग्रोथ पैदा होगी और खुशहाली आएगी। लोगों को जिनको जॉब जाने का खदशा था उन्हें इजाफी जॉब्स मिलने का ठीक है। एक उम्मीद होगी। और कंस्ट्रक्शन पैकेज वजीर आजम ने जो आज अखबार में मैं देख रहा था कि हमारी तरफ से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी ये डिमांड थी कि सर वो 31 दिसंबर तक जो एमनेस्टी या फैसिलिटी है उसको डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से ड्राइंग्स ये वो लेआउट प्लान्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट के दिसंबर तक हम अप्रूव नहीं करा सके। लिहाजा ओके मिर्जा साहब, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिर्जा अख्तार बेग सनतकार हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान में इकोनॉमी के हवाले से, खासतौर पर FBR के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बड़ी हैं और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इसका एक आम आदमी को फ़ायदा बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट में पैसा आएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, माशी तौर पर मुस्तहकम होगा तो महंगाई में भी कमी आएगी और कहीं ना कहीं आम आदमी तक भी उसके समरात बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।